देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दो सॉल्यूशन है। क्या है? दो सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है। ये 300 ग्राम का है, ये कितना ग्राम का है, और इसमें सॉल्यूट का परसेंट 25% है। इसमें कितना है? और ये सॉल्यूशन जो है, दूसरा सॉल्यूशन जो है, ये कितना ग्राम का है? 400 ग्राम का है। और इसमें कितना परसेंट है? 40% है। ठीक है। अब कह रहा है कि ये दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया, दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया। ठीक है, बड़ा बर्तन में मान लो कर लिए मिक्स करके। ठीक है, तो इसमें अब टोटल सॉल्यूशन कितना ग्राम हो जाएगा? 700 ग्राम होगा ना। ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 300 प्लस 400 बराबर ये। तो इसका परसेंटेज कह रहा है क्या होगा? इसका परसेंट, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, यही तो करना है, यही तो है, ऐसे ही तो सॉल्व होगा। गुड। तो इसमें क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना निकल जाएगा? परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट सॉरी दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 300 का 25%, 300 का 25%, 300 गुना 25 बटे 100, इतना ग्राम सॉल्यूट है। तो कितना हो जाएगा? 75 ग्राम सॉल्यूट हो गया। इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? इस सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? इसका निकाल लेंगे 400 का, 400 ग्राम का 40%, 400 ग्राम का 40%, इतना ग्राम हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 160 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि टोटल मास सॉल्यूट का कितना हो गया इस सॉल्यूशन में। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन 1, ये हो गया सॉल्यूशन 2, और इसको सॉल्यूशन मान लो 3। मिक्सचर वाला जो सॉल्यूशन है क्या है? 3। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि इन सॉल्यूशन 3 या मिक्सचर, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम हो जाएगा? 75 प्लस 160, 75 प्लस 160 इतना ग्राम, मतलब कितना ग्राम हो गया? 75 प्लस 160 कितना हो गया? 200, 235 ग्राम, यही ना हो गया? 160 40 235। ठीक, देयरफॉर परसेंटेज इन 3 या मिक्सचर, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट का परसेंट, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास गुना 100। तो सॉल्यूट का मास मिक्सचर में 3 सॉल्यूशन में कितना आ गया? 235 बटे टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है? 700 गुना क्या हो जाएगा? 100, इतना परसेंट। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 33.5%। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3। ठीक है, Na2CO3 और NaHCO3 के साथ रिएक्शन हो रहा है HCl का। ठीक, और ये दोनों का मिक्सचर कितना है? 1 ग्राम है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस NaHCO3, ये कितना ग्राम है? 1 ग्राम है। ठीक है,
कंटेनिंग इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ, और दोनों क्या कह रहा है, दोनों का मोल बराबर है। इक्विमोलर मतलब क्या हो गया, बराबर, बराबर मोल। इक्विमोलर मतलब बराबर मोल, यानी मोल ऑफ Na2CO3 बराबर कह रहा है कि मोल ऑफ NaHCO3। ठीक है, जितना मोल Na2CO3 का है उतना ही मोल NaHCO3 का है। सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल बराबर है और दोनों का मिक्सचर का मास 1 ग्राम है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका रिएक्शन हो रहा है HCl से। ये एक तरह का एसिड बेस टाइट्रेशन है। क्या है ये, एसिड बेस टाइट्रेशन। HCl जो है ये मिक्सचर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, मतलब HCl Na2CO3 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है। तो कह रहा है कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए अगर HCl का मोलरिटी यानी इसका स्ट्रेंथ अगर 0.1 मोलर है तो कितना वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा, कितना वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा। मतलब समझ लो कि ये एसिड बेस टाइट्रेशन है। ठीक है, एक बीकर है, इस बीकर में क्या लिए हैं, Na2CO3 प्लस NaHCO3 दोनों है। ठीक है, और टाइट्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, बीकर से ड्रॉप वाइज ड्रॉप लेते हैं ना, और इसमें क्या है, HCl है और इसका मोलरिटी कितना है, 0.1 मोलर है। तो कह रहा है कितना वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट होगा HCl का। क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस मिक्सचर को HCl के साथ टाइट्रेट किया जा रहा है। HCl का स्ट्रेंथ है 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर HCl से जब टाइट्रेट कर रहे हैं इस मिक्सचर को तो कितना वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट होगा, HCl का कितना वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको इसका रिएक्शन तुमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रिएक्शन, कि HCl जो होगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और क्योंकि कार्बोनेट यहाँ पर है, ठीक है, इस सॉल्ट में जो कि बेस का बिहेव कर रहा है तो इसके साथ CO2 भी बनता है। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, यानी अगर Na2CO3 का HCl के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाता है, कौन सा सॉल्ट बनाएगा, ये NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाता है प्लस CO2 बनाता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन ये होगा, Na2CO3 का रिएक्शन ये होगा। अगर NaHCO3 भी मिक्सचर में है तो इसके साथ भी रिएक्शन होगा, तो इसके साथ रिएक्ट करके यही चीज बनाएगा, इसमें भी NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, H2, हाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन, बैलेंस है ना। ठीक, यही हो गया, तो ये हो गया रिएक्शन, ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। अब तुमको क्या करना है, क्या दिया हुआ है तुमको, उस गिवन अमाउंट से, ठीक है, कैसे तुम रिलेट करोगे HCl का। तो चूंकि रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना मोल HCl चाहिए, 2 मोल। अब HCl का मोल को मोलरिटी और वॉल्यूम के साथ रिलेट कर सकते हैं। मोलरिटी क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम होता है ना, तो मोल बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोल बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू
वॉल्यूम। तो HCl का मोल, HCl का मोल बराबर क्या लिख सकते हैं? HCl का मोल बराबर क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 0.1 इंटू वी। HCl का वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है निकालना है, उसको हम लोग भी मान लेंगे। ठीक है, अब 1 मोल दिया हुआ है मिक्सचर का, सॉरी 1 ग्राम क्या दिया हुआ है? मिक्सचर। तो हम मान लेते हैं कि अगर एक सब्सटेंस का अगर ये x ग्राम है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 1 माइनस x ग्राम होगा। अगर Na2CO3 x ग्राम है तो NaHCO3 कितना हो जाएगा? 1 माइनस x ग्राम। ठीक है, अब इसको हम मोल में कन्वर्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे? मोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए, मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोल का फॉर्मूला लगाएंगे। मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। और क्योंकि मोल दोनों का बराबर है तो यहाँ भी रिलेट करेंगे तो एक अननोन टर्म, यहाँ 2 अननोन हो गया, एक x हो गया और दूसरा वॉल्यूम हो गया। तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन यहाँ है, इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इससे क्या निकलेगा? ये रिलेट करना सीखना पड़ेगा तुमको। तो मोल ऑफ Na2CO3, तो Na2CO3 का मोल कैसे निकालेंगे? Na2CO3 का मास इन ग्राम x मान लिए हैं और मोलर मास कितना? Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा? 106 होगा। गुड, ठीक है, 106 होगा। कैलकुलेट कर लोगे। सोडियम का 23 एटॉमिक मास, 23 गुना 2 प्लस कार्बन, फिर 3 ठो ऑक्सीजन का। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया 1 माइनस x डिवाइडेड बाय NaCO3 का मोलर मास बताओ कितना? 84 होगा। गुड, ठीक है, ये कितना हो गया? 84। तो यहां से तुमको क्या निकल जाएगा? यहां से क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा ना, यहां से x निकाल लोगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो। अब हमको HCl कितना चाहिए? HCl कितना चाहिए? 1 मोल, यानी कि Na2CO3 का जो मोल है वो कितना हो गया? x डिवाइडेड बाय 106 मोल। इसका मोल कितना हो गया? 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 84 मोल। ठीक है, तो मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड, मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? यहां से कितना मोल है? 1 मोल से 2 मोल, तो इतना मोल से कितना हो जाएगा? इतना गुना 2 हो जाएगा ना। तो इस इक्वेशन में HCl का 2 गुना 2x बाय 106 मोल चाहिए। और इस इक्वेशन से कितना चाहिए? क्योंकि दोनों का इक्वल इक्वल मोल है, तो यहाँ HCl का कितना मोल चाहिए? 1 माइनस एक्स बटे 84। ठीक है, तो टोटल मोल HCl का रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 2x बटे 106 प्लस 1 माइनस एक्स बटे 84। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और दूसरा तरीका हम लोग यहां से n बराबर, चूंकि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो HCl का मोलरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम रिक्वायर्ड मान लेते हैं v है, तो 0.1 इंटू वी के बराबर होगा। यानी ये जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू वी। ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.1 इंटू वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे? x का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट करके यहाँ से v का वैल्यू निकाल दोगे। 0.1 इंटू वी है। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन से क्या निकलेगा? x का वैल्यू, और इसको कहाँ पर पुट करना है? यहाँ पर पुट कर देना है। तो क्या निकल जाएगा? v का वैल्यू निकल जाएगा। और v कितना आ जाएगा? 157.8 ml। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका। यहाँ से कैलकुलेशन को आसान कैसे बना सकते हैं? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? x वाले टर्म को एक साइड में, बाकी टर्म को दूसरे साइड में लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं 84 बटे 106 बराबर 1 माइनस एक्स बटे एक्स, 1 माइनस एक्स बटे एक्स। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं क्या?
1/x माइनस 1, 1/x माइनस, और ये -1 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 84/106। उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। और x का वैल्यू भी पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पर रख दोगे तो 106 कट जाएगा। उसी तरह से यहाँ से डायरेक्ट 1 - x का वैल्यू यहाँ पर रखोगे 84 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब 1 - x का वैल्यू रखोगे तो 84 कट जाएगा, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। एक ही कैलकुलेशन डबल ट्रिपल बार नहीं करना पड़ेगा, समझ गए। सॉल्व कर लोगे। देखो 300 केल्विन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर भी बोल रहे हैं, मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो क्या बताए थे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सी के, ठीक है। यानी लिख सकते हैं हम लोग कि π1 डिवाइडेड बाय π2 बराबर C1 डिवाइडेड बाय C2, ठीक है। दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन C1 है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन C2 है। टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट है। एक का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 मान लो इसको, तो कितना है ये 4.98 बार। दूसरा का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो कि π2 है, तो ये कितना है 1.52 बार, ठीक। C1 कितना है, C1 निकालना पड़ेगा क्योंकि मास दिया हुआ है ग्लूकोज का, ठीक है। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है। तो C1 कितना हो जाएगा 36 बटे ग्लूकोज का मोलर मास 180, ठीक है। ये सब तुमको याद हो जाना चाहिए, है ना। 180 ये हो गया मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 ही है, तो ये C1 हो गया, ठीक है। C2 तुमको निकालना है, C2 निकालना है। तो बस अब C2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, C2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू π2 डिवाइडेड बाई π1। C2 बराबर क्या होगा, C1 इंटू π2 डिवाइडेड बाई π1 होगा ना। अब सबका वैल्यू बैठा दो। C1 कितना है 36 बटे 180, π2 कितना है 1.52, ठीक है, डिवाइडेड बाय π1 कितना है 4.98, ठीक है। इतना मोलर हो जाएगा। और इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 0.061 मोलर, ठीक है। क्या करना है, क्या कह रहा है कि a 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point 271 केल्विन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए एक स्केच बना लो। क्या है इसमें, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर प्लस वाटर है, और ये कितना है 5%, ये कितना है 5%। 5% मीन्स क्या हो गया, शुगर का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ शुगर ये 5 ग्राम हो गया। 5% मतलब यही हुआ ना। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे तुम लिखते चले जाओ, ठीक है, स्केच करते चले जाओ। तो यहाँ पे वाटर का मास कितना हो जाएगा, वो मोल लिख दिए, मास होगा ना। WB मान लो शुगर क्या है, सॉल्यूट हो गया ना। तो WB या सॉल्यूट का मास इसमें हो गया 5 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 95 ग्राम, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट किसका है ये
सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी क्या है TF। TF कितना दिया हुआ है 271 केल्विन, ये नहीं दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। अब कह रहा है कि एक दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये किसका सॉल्यूशन है ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस, ये भी कह रहा है कि 5%, ये भी क्या है 5%, यानी कि इसमें भी ग्लूकोज का जो मास है ये 5 ग्राम होगा और वाटर का मास 95 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तुमको निकालना है, ठीक है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, ये निकालना है तुमको, ठीक है। इसमें कह रहा है इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273, यानी ये जो दिया हुआ है क्या है T0F दिया हुआ है, T0F दिया हुआ है और दोनों में तो वाटर ही है, तो दोनों के लिए T0F बराबर ही होगा, और कितना होगा 273 केल्विन, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब बताओ कौन सा कंसेप्ट लगेगा, किससे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है। डेल्टा TF, डेल्टा TF क्या होता है T0F माइनस TF होगा ना, T0F माइनस TF। T0F कितना है 273 माइनस TF कितना है इसके लिए 271, तो कितना हो गया 2 केल्विन। तो शुगर सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF कितना हो गया 2 केल्विन, ठीक है। इसका TF निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। TF निकालने के लिए क्या करना होगा, आप TF डेल्टा TF निकाल देंगे तो डेल्टा TF बराबर क्या होता है T0F माइनस TF। T0F तो दिया ही हुआ है, डेल्टा TF अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो TF निकल जाएगा इस सॉल्यूशन का, समझ गए ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों सॉल्यूशन के लिए अलग अलग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले लेंगे किसके लिए फॉर शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा KF इंटू मोलालिटी, ठीक है। अब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा TF कितना है 2 केल्विन बराबर KF इंटू मोलालिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्यूट का मोल मास बाय मोलर मास, और सॉल्यूट का मास कितना ग्राम है, शुगर सॉल्यूशन में 5 ग्राम, और शुगर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है C12H22O11, फार्मूला हो गया 342 निकल जाएगा, कितना निकलेगा 342 निकाल लोगे, ठीक है। बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 95 इन ग्राम है तो इनटू क्या हो जाएगा 1000 होगा ना। इसको मान लो इक्वेशन 1 फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए इसके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसमें तो डेल्टा TF निकालना ही है तुमको इनटू KF इनटू M मोलालिटी। अब फिर मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर मोलालिटी क्या होगा ग्लूकोज का मोल, ग्लूकोज का मोल मतलब 5/180 बटे सॉल्वेंट का मास, इसमें भी 95 ग्राम ही है इनटू 1000, इसको इक्वेशन मान लो 2, और 2 में से 1 को डिवाइड कर लो, 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा TF डिवाइडेड बाय 2 बराबर, जो कॉमन चीज है सब कट जाएगा, KF कट जाएगा, ठीक है। 5/95 5/95 भी कट जाएगा, 1000 भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/342
मतलब हो जाएगा ये 342 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा TF निकाल लोगे। देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है ये मान लो कि झील है, झील का ये पानी है और इसका डेंसिटी कह रहा है कितना है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इस पानी में सोडियम आयन का मास दिया हुआ है, मास ऑफ Na+ आयन कितना है 92 ग्राम। मास को W से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो हम मोलालिटी समझ बैठोगे इसको। Na+, W मीन्स वेट ऑफ Na+ कितना है 92 ग्राम है। ठीक है, पर केजी ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 1 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 1 kg। तो क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ Na+ इन द लेक। तो लेक में मोलालिटी कितना है ये निकालना है, यानी M कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है M। तो मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलालिटी बराबर क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लो NB डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मास ऑफ सॉल्वेंट तो केजी में दिया ही हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ये मास दिया हुआ है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल ऑफ Na+ 92 डिवाइडेड बाय सोडियम का एटॉमिक मास 23 हो जाएगा। है Na+ का 22 क्या होगा, 22 ग्राम कैसे होगा, प्लस कैसे आता है चार्ज, प्लस चार्ज जो होता है वो कैसे आता है इलेक्ट्रॉन त्यागने से। क्या त्यागने से, ये ध्यान रखना होगा। और मास किस चीज से निकालते हैं, मास किस पर निर्भर करता है न्यूक्लियस पे। किस पर निर्भर करता है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन प्लस, तो Na+ हो या Na हो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में कोई अंतर होगा, तो मास में कोई अंतर होगा। तो जो Na का जो एटॉमिक मास है वही Na+ का आयनिक मास होगा। ठीक है, 23 ही होगा। और ये कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 4 मोल, 4 मोल हो जाएगा। अब इसका वैल्यू बैठाओगे तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 4 मोलल, 4 मोलल, ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, अब डेंसिटी का क्या जरूरत पड़ सकता है, अगर मान लो डेंसिटी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, अब इससे क्वेश्चन में कुछ अलग चीज पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे तुमसे पूछ सकता है मोलारिटी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए मोलारिटी। अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ दिया जाए मोलालिटी ना पूछ करके कहेगा कि मोलालिटी क्या हो, मोलारिटी क्या होगा। ठीक है, सोडियम आयन का जो सॉल्यूशन है या लेक वाटर जो है इसका मोलारिटी क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको, मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में, लीटर में चाहिए। अगर मिलीलीटर में होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में होता है तो इनटू 1000 ये होगा ना। मोल तो निकल ही गया है, मोल कितना है 4 है। वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेंसिटी से क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाय
वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाय, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। ठीक है, मास ऑफ, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ क्या दिया हुआ 1 kg जो दिया हुआ है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन का तुमको मास अगर मालूम रहेगा, दिया हुआ रहेगा, अगर सोडियम आयन का, हाँ अब यहाँ पर कितना है 92 ग्राम है ना, ये तो दिया ही हुआ है। सॉल्यूट का मास कितना है 92 ग्राम और सॉल्वेंट का मास कितना है 1 kg। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन करोगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो किस में निकलेगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में निकलेगा, मिलीलीटर में निकलेगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी किस में दिया हुआ है, ग्राम पर ml में। और यहाँ मास जो रखना होगा किस में रखना पड़ेगा, ग्राम में। यानी 1000 वाटर का मास प्लस 92 ग्राम सॉल्यूट का मास, यानी 1092 ग्राम, 1092 डिवाइडेड बाई 1.25 करोगे तो यहाँ वॉल्यूम निकल जाएगा किसमें, मिलीलीटर में। और जब वॉल्यूम मिलीलीटर में निकलेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा, मोलारिटी निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ये डेंसिटी का जरूरत कहाँ पड़ेगा, अगर तुमको मोलारिटी निकालना हो। ठीक है, तब इसका जरूरत पड़ेगा। अगर केवल मोलारिटी पूछ रहा है तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है ग्राम में, इससे मोल निकालेंगे, पर kg ऑफ वाटर सॉल्वेंट का मास दिया ही हुआ है। ठीक है।